हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। इस चैनल पर ये फिजिक्स की 12th क्लास की फिजिक्स की पहले चैप्टर की हमारी ये दूसरी वीडियो है, लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले वाली जो वीडियो है मैंने उसमें समझाया कि चार्ज क्या होता है, किस किस तरीके से इसे उत्पन्न कर सकते हैं, और फिर मैंने उसमें ये भी समझाया कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। वहाँ से जाकर उसे देख लीजिए, वहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कूलाम का नियम। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं उसके ऊपर लिख दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़्यादा बार पढ़ना है, रिवीजन जरूरी है। ठीक है, रिवीजन साथ साथ करते रहें। तो मैं अब इसमें बताने जा रहा हूँ भाई कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले COU स्पेलिंग जरूर याद कर लेना इसकी। ठीक है, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। ठीक है, देखिए इसे बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं भाई। F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं इसी से ही याद रखता हूँ और आपको भी इसी से ही याद रखना है। ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए भाई? स्थिर होने चाहिए। यहाँ मैं ये बना दे रहा हूँ, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। दोनों आवेश हैं, एक का नाम रख दे रहा है भाई Q1 और एक का नाम रख दे रहे हैं Q2। तो दोनों आवेश की बात कर रहा हूँ। आप चाहे दोनों प्लस चार्ज ले लो, चाहे दोनों माइनस चार्ज ले लो, चाहे एक प्लस और एक माइनस ले लो। ये मैंने बता दिया अभी, प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं, और माइनस माइनस चार्ज भी प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन अगर यदि प्लस या माइनस हो तो आकर्षित होते हैं। ठीक है, बस उससे और कुछ नहीं है, इसे याद रखना बस खाली। और यहाँ पर हमें इसके साइन का कोई मैटर नहीं है, ये साइन ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे वहाँ पर हम साइन सहित रखेंगे, मतलब इसके चिन्ह सहित ही रखेंगे वैल्यूज में। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे भाई, ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए भाई? स्थिर होने चाहिए। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर। और दोनों आवेश बहुत छोटे हों, बिंदु के आकार के। तो मैं लिख सकता हूँ स्थिर बिंदु आवेश। दोनों आवेश कैसे हैं भाई? स्थिर हैं और बिंदु के आकार के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भाई इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार होता क्या? दो स्थिर आवेशों के, दो स्थिर, ये जरूर लिखना भाई, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, इनके बीच में वही कोई ना कोई बल लगेगा, या तो वो बल आकर्षित हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हम मान ले रहे हैं R। ठीक है बेटा, इस दूरी को क्या मान ले रहे हैं हम? R। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जिसे आप F बोल रहे हैं, वैद्युत बल, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसे अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है, समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत आसान है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है जो भी हम चीज़ ले रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वैसे भी लिखना है इसको अच्छी तरह से, वैसे इधर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 Q2 के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² की।
और अगर हम इन दोनों को मर्ज करके देखें, इस समीकरण को भी और इसको भी, तो बनता है एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब ये इसे हटाते हैं समानुपाती, ये समानुपाती जो चिन्ह है जब भी हटाया जाता है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह के साथ में एक कांस्टेंट हमेशा आता है। तो हम जब इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और जिसे हम क्या मान लेंगे भाई के, और हमेशा ही के मान। अब इस के की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है और अलग अलग माध्यमों के लिए भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, बस इतना सा ये नियम है। अब यहाँ पर के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर -9 चलिए, और यहाँ पर जो के होता है वो बोलता है समानुपाती नेतांक, और के का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे से कराता हूँ फिर, ठीक है। अब यहाँ से जो के की वैल्यू है वो होती है के इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। ये के इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0, मतलब इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बन जाएगा हमारा जो वैद्युत बल है वो बन जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम चाहें तो ε0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1/4πε0 जो कि किसके बराबर है भाई, के बराबर है, और के का मान मतलब इसका मान कितना होगा 9 × 10⁻⁹। वैसे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली के भी रहने देते, लेकिन आगे की संक्रियाओं को करने के लिए, यानी कि आगे की जो भी हम क्रियाएं करेंगे वहाँ पर इस 1/4πε0 से जो है हमें थोड़ी सी सरलता हो जाती है करने में, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर ε0 का मान निकालेंगे तो आप कर लीजिए सॉल्व भाई। 1/4πε0 जो है बटे में है तो कायम पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा, और ये एक कायम आ जाएगा बटे में। इसकी वैल्यू रख देंगे, ये 4 है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए 3.14, और वहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -12। अच्छा, इसका मात्रक जो है वो मात्रक आप अपने आप निकाल के रख लीजिए, इसका मात्रक जो है वो आप निकाल के रख सकते हैं आराम से, ε0 में सही तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मात्रक निकालिए, मात्रक कहाँ से निकालेंगे जरा बताइए भाई, यहाँ से आ जाएगा। अगर यहाँ से मुझे इसका मात्रक निकालना हो तो इधर भेज देंगे भाई, न्यूटन आ जाएगा, ये न्यूटन बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा के का, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट देखिए, ε0 का जो अभी मात्रा गलत हो गया था उसको सही करके लिख लो, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर कर लेना, ठीक है, वहाँ पर खाली सी लिख गया था। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, और अब हम इसे करते हैं आगे की बात। देखिए, अब मैं यहाँ से एक चीज़ उठा रहा हूँ, कूलाम के नियम को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश हम कर रहे हैं। यदि मान लो यदि कोई परावैद्युतांक भरा हुआ हो, परावैद्युतांक क्या होता है, कोई कुचालक पदार्थ भरा हुआ हो, जैसे Q1 और Q2 के बीच में, Q1 Q2 के बीच में कोई भी परावैद्युतांक भरा हुआ हो, कोई भी मतलब ऐसा माध्यम जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में इनके जो बीच में लगने वाला बल है, इनकी जो R है वो तो ऐसे ही रहेगा, इनके जो बीच में लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा जरा देखिए। पहले जो था निर्वात में क्या था जरा बताइए, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में था, एयर में था, निर्वात में था, ठीक है, किस में था, निर्वात में था। तो अगर हम यहाँ से निकालें किसी मीडियम में कोई भी परावैद्युतांक भरा हुआ है, ये कोई माध्यम भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कोई माध्यम भरा हुआ है, तो मैं इसे FM से शो कर दे रहा हूँ मीडियम, वो बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो 1 नहीं रहेगी। एयर के लिए जो के की वैल्यू थी वो 1 थी, वायु के लिए के की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अभी मैं बता दूंगा के की वैल्यू कहाँ पर कैसी कैसी रहती है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो, वायु के लिए अगर 1 थी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, तो हम बोलेंगे भाई 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर हम इसमें रिलेशन निकालें तो क्या निकलेगा जरा बताइए,
F/Fm इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0, इसकी वैल्यू रखो ऊपर, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा ज़रा बताओ, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, देखो भाई बटे के बटे में यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से देखिए ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, के 1 में क्या बचा, तो ये उलट के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा भाई F/Fm इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई के, क्या हो जाएगा, के। यहाँ से हम इस के यानी कि परावैद्युतांक, इसे होगा परावैद्युतांक, नियतांक कहते हैं इसे, नियतांक बता दे रहा हूँ। किसी भी कुचालक पदार्थ के लिए जितने भी परावैद्युत हैं उनके लिए जो के का मान है वो 1 से ज़्यादा होगा। के बराबर 1 कब होगा, जब किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एयर की, ठीक है। और यदि कोई भी मेटल हो, मेटल यानी कि धातु के लिए क्या हो जाएगा भाई, के का मान जो है वो हो जाएगा, के का मान अनंत आता है। किसी धातु के लिए के का मान क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देंगे। अब अगर यहाँ से हम कुछ इसकी वैल्यू की बात करें तो देखिए जरा होता क्या है, यहीं से मैं मिटा दे रहा हूँ, यहीं से कर दे रहा हूँ। एक कार्य हम ये कर सकते हैं कि ये जो होता है ε0 इंटू के इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ε0 इंटू के बराबर होता है एप्सिलॉन। यहाँ इसे कुछ लोग εr भी बोलते हैं, आपको आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी बोलते हैं इसे, लेकिन हमें आपेक्षिक वैद्युतशीलता मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही रहने दीजिए, एप्सिलॉन रहने दीजिए। तो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो के का मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से तो बहुत बड़ा आता है वैल्यू इसका, अगर हम वो निकालते तो बहुत बड़ी आती है, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ से बहुत छोटी हो जाएगी। देखिए जरा, एप्सिलॉन और अपॉन में क्या जाएगा, ε0। तो हम बोल सकते हैं भाई ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक नियतांक कहते हैं, परावैद्युतांक नियतांक कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये क्या है भाई, इसे परावैद्युत वैद्युतशीलता भी कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ लोग, वैद्युतशीलता। तो हम बोल सकते हैं परावैद्युत या माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, परावैद्युत वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। परावैद्युत वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, ये क्या है, अनुपात, के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। यहाँ पर इस परावैद्युत पदार्थ, इससे डरना नहीं है बिल्कुल, ये क्या है भाई, कुचालक है। ये क्या होगा, कुचालक। और कुचालक का अर्थ आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। जैसे क्या क्या हो सकता है भाई, कांच, कागज या मोम, ETC, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हम यहाँ पर भरते हैं, ठीक है। या तो मान लो यहाँ पर हमने कांच लगा दिया, या फिर यहाँ पर हमने मोम भर दिया है, ऐसा कोई पदार्थ भर दिया है, ठीक है। उनके बीच में ये यहाँ से हमने निकाला है, और इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये रिलेशन पूछा जाता है 1 नंबर में, अभी ये रिलेशन क्या होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए अब हमने पहले लिख लिया कूलाम के नियम की सीमाएं एंड लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। ये भी अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ये 4-5 सीमाएं हैं इसकी भी, किस किस के लिए काम करता है, जो आवेश हैं
वो सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए भाई, स्थिर होनी चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आवेश बिंदु के आकार के होने चाहिए। आवेश कैसे आकार के होने चाहिए, बिंदु के आकार के होने चाहिए। अच्छा, और एक बात और बता दूँ, ये जो आर है अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो दूरी है इनके आवेशों के बीच की वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ये जो नियम है वो सीधे लागू नहीं होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों पर लागू होता है, बड़ी दूरियों के लिए लागू नहीं होता। मतलब आर की जो दूरी बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर ये कार्य नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने और भी लिखा है कि दूरी बहुत अत्यंत छोटी भी हो, अत्यंत का मतलब बहुत कम हो दूरी, यहाँ पर लिख रखा है जैसे 10⁻⁻15 परमाणु के नाभिक के आकार में जो क्रम चलता है उनमें भी अगर इसे हम लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। रीजन क्या है, वहाँ पे परमाणु नाभिकीय बल कार्य करने लगेगा। वहाँ पे क्या कार्य करने लगेगा, परमाणु नाभिकीय बल। और आपको पता है परमाणु नाभिकीय बल इस बल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, इसलिए वो इसको कार्य वहाँ पर नहीं करने देगा। ठीक है, वहाँ पर वैद्युत बल काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं जो दूरी वाला के दूरी में क्यों नहीं होगा, मान लो अगर दूरी का फैक्टर बढ़ गया, तो यूनिवर्स का जो आकर्षण है वो है, तो जो आकर्षण बल वगैरह है वो कार्य करने लगते हैं, वहाँ पर ये कार्य नहीं करेगा वैद्युत बल। ठीक है। और दूरी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो वहाँ पर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएंगे, उस रीजन से नहीं हो पाएगा, कार्य नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर और बात करते हैं भाई गैर गोलाकार, मतलब जब तक आवेश जो गोल रूप में है, जैसे गोल आकृतियाँ हैं, आवेश की कैसी आकृतियाँ भाई, गोलाकार रूप में हैं, तब तक तो कार्य करेगा। लेकिन अगर गैर गोलाकार आई, इस तरह के आवेश आई, तो उनकी कंडीशन के अंदर ये जटिल है, थोड़ा कैसा है, जटिल है, उस समय पर समान रूप से वितरण आवेश पर कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये सारे नियम आप पढ़ लेंगे, एक बार याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम इसमें अब करेंगे इसका एक रूप है सदिश रूप, जो आता तो नहीं जाता पेपरों में, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सदिश रूप कराऊंगा इसके बाद में मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। कर दी स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अब हमने ये लिख लिया है कूलाम के नियम का सदिशीय निरूपण। देखिए कूलाम के नियम का सदिशीय जो निरूपण है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको याद रख लेना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर दो आवेश हैं और बराबर दूरी पर हैं, इनके बीच में दूरी क्या है, आर है। बीच में दूरी क्या है भाई, आर है। इनके बीच में दूरी क्या है, आर है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो पहला आवेश है वो किस पर फोर्स लगाएगा, दूसरे आवेश पर। पहला आवेश किस पर फोर्स लगाएगा, दूसरे आवेश पर, और दोनों ही प्लस हैं, तो कैसी डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, बताइए। दोनों ही प्लस हैं तो ऐसी डायरेक्शन में लगाएगा कि ये जो है रिपल करें, एक दूसरे को खींचे ना, रिपल करें मतलब प्रतिकर्षित करें। तो मान लो ये वाला जो पहला आवेश है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा और दूसरा आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। लिखने का तरीका क्या भाई, दूसरा वाला अगर पहले वाले को प्रतिकर्षित करता है तो आप लिखेंगे जिसको प्रतिकर्षित करता है ना उसको पहले लिखेंगे, जैसे एफ जिसको प्रतिकर्षित कर रहा है वन वाले को कर रहा है, कौन सा कर रहा है, दूसरा। तो भैया दूसरा वाला पहले वाले को प्रतिकर्षित कर रहा है। यहाँ पर पहला वाला किसको प्रतिकर्षित कर रहा है, दूसरे वाले को, तो इसे कैसे लिखेंगे भाई, F21, यानी कि पहला वाला दूसरे वाले आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 होगा और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया जो बल होगा वो F12 होगा। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो ये दोनों परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं कैसी होंगी, इनकी विपरीत होंगी। परिमाण में कैसे होंगे, बराबर, दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत। क्योंकि ये वाला जो है आवेश वो उधर की ओर बल लगाएगा और इधर वाला जो आवेश है वो किधर की ओर बल लगाएगा भाई, उधर की ओर। और एक बात और याद रखें, ये इसी की दिशा में ही बल लगाएगा, सीधी क्षैतिज रेखा में बल लगाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बल को इधर को लगा दें, इस तरह से ऐसा नहीं लगाएगा, इसी तरह से लगाएगा। ठीक है, तो इनके जो है परिमाण बराबर होंगे और परिमाण बोलते हैं मॉड को, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान, यानी कि इनके जो आंकिक मान है वो बराबर होंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ F12 और F21, इनका जो आंकिक मान है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, F। और F की जो वैल्यू है वो आपको मालूम है भाई, कूलाम के नियम से क्या होती है जरा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R², यही होती है। अब हमें इसे बदलना किस में, सदिश रूप में बदलना है। तो सदिश रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यूनिट वेक्टर से गुणा करा देते हैं। किससे करा देते हैं, यूनिट वेक्टर से, मतलब एकांक सदिश से गुणा करा देते हैं। एकांक सदिश से गुणा कराने का मतलब क्या भाई, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, एकांक सदिश ये है, एकांक सदिश क्या है, ये है। तो यदि ये एकांक सदिश है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई इसे, जरा बताइए।
एकांक सदिश है एक तो गुणांक सभी को होता है ना, एक तो गुणांक सभी को होता है, तो इसकी जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ वेक्टर आर, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ वेक्टर वो यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर। अब इस आर को आप चाहे R12 लिख लो, चाहे R21 लिख लो, R12 लिख लो चाहे R21 लिख लो, उसकी जगह पर मैं क्या कर दूंगा भाई आर ही कर दूंगा। तो आपको ध्यान देना है। चलो अगर मैं 12 लिखूंगा तो R12 का वैल्यू क्या आएगा जरा बताइए। मैं बताता हूँ यहाँ से, अगर मान लीजिए ए, यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको। यदि कोई ए है और वो उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो बहुत आसान होता है भाई, इसी ए का हम वेक्टर निकालेंगे और इसी वेक्टर के नीचे हम लिख देंगे भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या लिख देंगे भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस मॉड ऑफ वेक्टर ए को, इस मॉड ऑफ वेक्टर ए को, ये मॉड से वेक्टर हट जाता है तो बचता है खाली ए। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए, वेक्टर ए अपॉन ए। अब यही दूरी अगर मैं आर पर लगाऊं तो क्या बनेगा जरा बताइए भाई। आर पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, आर का कैप बराबर होगा भाई R12 का वेक्टर अपॉन में हो जाएगा मॉड ऑफ R12 वेक्टर, यही हो जाएगा। और अच्छा करके अगर इसे हम लिखना चाहें तो बताइए R12 किसके बराबर भाई, R12 किसके बराबर है, आर के बराबर। ऐसे ही अगर हम R21 के लिए लिखेंगे, यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे R21 के लिए, तो R21 के लिए भी क्या आएगा भाई आर ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। जो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर है वो R12 के लिए क्या आएगा जरा बताओ भाई। R12 का तो वेक्टर ही रहेगा, R12 का क्या रहेगा वेक्टर रहेगा। इसके लिए क्या जाएगा जरा बताओ, इसके लिए आ जाएगा भाई मॉड हट जाएगा, वेक्टर में खत्म हो जाएगा तो बचेगा R12। ठीक है, इसी तरह से तो आप ये 12 वगैरह कुछ ना लिखकर ऐसे ही लिखें खाली R, तो क्या बनेगा जरा बताइए भाई। R बनेगा तो ये हट जाएगा, तो आएगा भाई R का वेक्टर और अपन में क्या आएगा R के वेक्टर का मॉड, R के वेक्टर का मॉड। और हम इसे लिखेंगे भी कैसे, R वेक्टर अपॉन R, R वेक्टर अपॉन R। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें, ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए हमने सदिश किया है, ऐसे सदिश किया है तो भाई सदिश के लिए हम ये लगा देते हैं, दिशा लगा देते हैं इसकी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे जरा बताइए क्या हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और इनटू में क्या चीज़ लिखी हुई है भाई यूनिट कैप। तो यूनिट कैप का क्या हो जाएगा जरा बताओ। आर वेक्टर का क्या होगा भाई वेक्टर आर, और अपॉन में क्या जाएगा भाई आर, अपॉन में क्या जाएगा आर। अब इसकी अगर मैं गुणा करा दूँ नीचे तो बनेगी क्या कंडीशन, देखो जरा वेक्टर लगाते रहना यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी कंडीशन भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो बता देना, मैं इधर लिख दूंगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई Q1 Q2, ये Q1 Q2 सही करके लिख दूँगा, Q1 Q2 अपॉन एक घात ये, दो घात ये कितनी हो जाएंगी 3 घात, तो R का क्यू। और इसे बंद कर देंगे, बचेगा क्या भाई ये वेक्टर ऊपर बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो F की दिशा होगी वो इस R सदिश की दिशा होगी, मतलब R वेक्टर की दिशा में ही F की दिशा होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक छोटी सी बात। देखिए यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरे पास में जगह है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा। चलो इसे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वेक्टर F की दिशा R की दिशा के अनुदिश होगी, नीचे लिख दे रहा हूँ अनुदिश होगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए भाई, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद लो मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप ये चीज़ें सीख गए हैं, तब नहीं सीखें तो मत करो सब्सक्राइब, कोई आवश्यकता नहीं है, आपका सीखना मैन है। ठीक है, तब तक के लिए भाई गुड बाय।